नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल विनोद चेजारा पर। साथियों, विभाग ने आगामी 3 महीने की जो कार्य योजना है वो जारी कर दी है और उसको नाम दिया है SKBK यानी शिक्षा के बढ़ते कदम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 2 वर्षों से जो कोरोना महामारी है उसके कारण से विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप रह गया है, उस लर्निंग गैप को ही दूर करने का प्रयास हमें इस वर्ष भी करना है। और जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये जो 3 महीने हैं, इन 3 महीने में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम क्या है, कक्षा कक्ष प्रक्रिया में हमें कौन कौन से कार्य करने हैं, विद्यार्थियों का समूह है हमें कैसे बनाना है, आदि सभी जो बातें हैं एक आदेश जारी हुआ है और आदेश में बताई गई है। उस प्रोसेस को हमें फॉलो करना है, कैसे विद्यार्थियों का आकलन करना है, और ये सारी प्रोसेस है करने के बाद हमें विद्यार्थियों की जो रिपोर्ट है या रिपोर्टिंग कार्ड है वो हमें कैसे ऐप के माध्यम से ऑनलाइन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम यही सारी बातें जानेंगे कि आगामी 3 महीने में हमें कौन से कार्य करने हैं। जैसा कि साथियों, ये आदेश आप देख सकते हैं, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान ने 24 जून 2022 को जारी किया है और इसमें शैक्षिक सत्र 2022-23 में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन की निरंतरता और शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो विस्तृत कार्य योजना बनाई गई है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ साथियों, ये आदेश जो है वो इस शैक्षिक सत्र 2022-23 में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो बजट घोषणा की है उसके बिंदु संख्या 6 में जो कोविड काल के दौरान अध्ययन की क्षति हुई है उसकी भरपाई के लिए आगामी 3 माह की जो कार्य योजना है वो विभाग ने जारी की है, जिसमें हमें विद्यार्थियों में लर्निंग लॉस की पूर्ति, लर्निंग की पुनः प्राप्ति, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास, अध्ययन की निरंतरता और शैक्षणिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सतत आकलन और तद अनुरूप रेमेडिएशन कार्यक्रम के लिए शिक्षा के बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ किया है। जैसा पिछले वर्षों में स्माइल 2.0, स्माइल 3.0 आदि कार्यक्रम चलाए गए थे, उसी प्रकार इस बार जो कार्यक्रम है वो शिक्षा के बढ़ते कदम नामक नाम से चालू किया गया है। यह कार्यक्रम राजस्थान के समस्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के लिए जो है चलाया जाएगा। यहाँ इस कार्यक्रम के उद्देश्य भी दिए गए हैं जो कि अभी मैंने आपको बताएं। आदेश है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जिसे आप एक बार अच्छी तरह अध्ययन कर ले। अब शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम के जो विस्तृत दिशा निर्देश है वो भी यहाँ दिए गए हैं। ये निर्देश क्या है? यहाँ विभाग ने जो वर्कबुक तैयार की है कक्षा 1 से 2 के लिए 8 ग्रेड दक्षताओं के आधार पर और कक्षा 3 से 8 के लिए 8 ग्रेड के साथ साथ बिहाइंड ग्रेड की भी जो है वो दक्षताएं प्राप्त कर सकें, इस को ध्यान में रख के तैयार की गई है। ये जो वर्कबुक है जो विद्यालय में पहुंच चुकी है या फिर जल्दी ही पहुंच जाएगी, यदि नहीं भी पहुंच पाती है तो समसा की जो वेबसाइट है वहां से आप इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। हमें नियमित अध्ययन के द्वारा वर्कबुक के प्रयोग से विद्यार्थी द्वारा सीखी गई दक्षताओं की ट्रैकिंग करनी है और उन्हें उस कक्षा स्तर तक लेकर आना है। अब ये लर्निंग गैप हम कैसे दूर करेंगे, इसके लिए पहला जो बिंदु इन्होंने दिया है, लर्निंग गैप दूर करने के लिए ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें हमें विद्यार्थियों का पृथक पृथक समूह बनाना है। पहले हम हमारे आधार पर समूह बना लेते थे, लेकिन इस बार विभाग ने आदेश में बता दिया है कि किस प्रकार हमें समूह बनाना है। यहाँ आप सबसे पहले जो वर्कबुक है उनके बारे में जान लें कि वर्कबुक है उनका नाम क्या है। प्रथम, पल्लव, पहल,
प्रयास, प्रवाह और प्रखर। जो प्रथम नाम से वर्कबुक है कक्षा 1 के लिए है, पल्लव है वो कक्षा 2 के लिए, और ये 8 ग्रेड दक्षताओं पे आधारित है या सीखने के स्तर पे आधारित है। पहल कक्षा 3 के लिए है जिसमें बिहाइंड ग्रेड यानी कक्षा 1 व 2 के स्तर की ये है। प्रयास कक्षा 4-5 के लिए है जिसमें भी बिहाइंड ग्रेड कक्षा 2 और 3 और 4 के स्तर की है। प्रवाह कक्षा 6-7 के लिए है जिसमें बिहाइंड ग्रेड लेवल 3, 4 और 5 कक्षा स्तर का होगा, और प्रखर कक्षा 8 के लिए है जिसमें बिहाइंड ग्रेड जो लेवल है वो कक्षा 5, 6 और 7 के स्तर का होगा। और यहाँ जितनी भी जो वर्कबुक है वो केवल 3 विषयों की, हिंदी, गणित और अंग्रेजी की जारी की गई है। ये वर्कबुक है जुलाई तक सभी जो विद्यालय है उनमें पहुंच जाएगी। जैसे ही आपके पास पहुंचती है आपको ये वितरित करनी है और इसकी एंट्री शाला दर्पण पर भी करनी है। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, ब्रिज रेमेडिएशन कार्यक्रम के चरण। इसमें प्रथम चरण है वो प्रारंभ होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी 3 महीने में। यहाँ हमें क्या करना है, प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक, यहाँ आप जान ले हमें सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करवानी है। शनिवार को नो बैग डे रहेगा और नो बैग डे के दिन विद्यार्थी बैग नहीं लेके आएंगे, बिना बैग के आएंगे। और यहाँ हमें नो बैग डे के दिन क्या क्या गतिविधियाँ करवानी है उसके लिए भी हम अलग से वीडियो में जानेंगे। यहाँ हमें प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक प्रति दिवस कुल 8 कालांश में से, यानी रोजाना जो 8 पीरियड होते हैं उन 8 पीरियड में से प्रथम जो 4 पीरियड है, जो इंटरवल या रेस्ट होती है उससे पहले के 4 पीरियड है, उसमें वर्कबुक आधारित शिक्षण कार्य करवाना है या रेमेडियल शिक्षण कार्य करवाना है। और आगे के जो 4 पीरियड है उनमें 8 ग्रेड की जो विषय वस्तु है उसका अध्ययन करवाना है, ताकि हम विद्यार्थियों को उनके लर्निंग लेवल तक ला सके। अब रेमेडियल शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटना है। ये समूह में कैसे बांटेंगे ये भी आगे से आदेश में बताया गया है। द्वितीय चरण में हमें क्या करना है, वो जो निर्देश है आगे जब सितंबर में नया आदेश आएगा तब हमें प्राप्त हो जाएंगे। अब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक यानी आगे के जो महीने हैं उनमें जो प्रारंभ में 4 पीरियड है उसको 2 पीरियड कर दिया है रेमेडियल टीचिंग के लिए। इसके लिए भी निर्देश है वो जारी कर दिए जाएंगे। अब कक्षा प्रक्रिया में हमें विद्यार्थियों को वर्कबुक के माध्यम से प्रारंभ के जो 4 पीरियड है इन 3 महीनों में हिंदी, गणित और अंग्रेजी की जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उसके माध्यम से विद्यार्थियों को अभ्यास करवाना है। ये हम समसा का जो पोर्टल है rajsamsa.nic.in पर जो डाउनलोड है उसमें संदर्भ सामग्री टैब है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप ये ध्यान रखें प्रत्येक सप्ताह 5 वर्कशीट का अभ्यास हमें विद्यार्थियों को करवाना है, यानी रोजाना की 1 वर्कशीट प्रत्येक विषय की। अब यहाँ हमें ब्रिज रेमेडिएशन प्रोग्राम में 4 महत्वपूर्ण कक्षा प्रक्रियाएं करनी है। पहली है शिक्षण, उसके बाद है अभ्यास, उसके बाद है आकलन और उसके बाद है समर्थन। अब कक्षा प्रक्रिया में दक्षता आधारित या गतिविधि आधारित जो शिक्षण हमें करवाना है वो उसके लिए एक तो हम ABL किट का उपयोग कर सकते हैं। ABL किट कक्षा 1 से 2 के लिए है और कक्षा 3 से 5 के लिए है। दक्षता आधारित जो अभ्यास है उसके लिए हमें वर्कबुक का उपयोग करना है। नियमित साप्ताहिक आकलन है उसके लिए भी हमें वर्कबुक का उपयोग करना है। और इसके अलावा जो नियमित कार्य पुस्तिका की जांच है और विद्यार्थियों का जो फीडबैक है उससे हमें विद्यार्थियों का लर्निंग लेवल में सुधार करना है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों के समूहन की। तो यहाँ ये ध्यान रखना आपको जो वर्कबुक दी गई है आपको जो बेसलाइन असेसमेंट है वो 10 जुलाई तक कर लेना है। कक्षा 1 से 8 का विद्यार्थियों का बेसलाइन आकलन हमें 10 जुलाई तक कर लेना है और इसकी जो फीडिंग है हमें शाला दर्पण पर भी करनी होगी। विद्यार्थियों को 2 समूहों में बांटना है। जो एक समूह है
वो 60% से कम नंबर लाने वाले विद्यार्थी, यानी जो हम बेसलाइन आकलन करेंगे उस बेसलाइन आकलन में 60% से कम नंबर लाते हैं विद्यार्थी, उनको समूह 1 में रखना है, और 60% से अधिक लाते हैं तो समूह 2 में रखना है। या हम 60% से अधिक लाने वालों का समूह 1 बना सकते हैं और 60% से कम लाने वालों का समूह 2 बना सकते हैं, यानी 2 ही समूह हमें बनाने हैं। यहाँ जो दोनों समूह है उस पर शिक्षक को ध्यान देना है, बिहाइंड ग्रेड दक्षता आधारित शिक्षण करवाना है, लेकिन जो समूह 2 है यानी जो 60% से कम स्कोर करने वाले विद्यार्थी है उनकी दक्षता अभिवर्धन में अधिक ध्यान देना है। यहाँ हमें सहायता के लिए विद्यार्थी समूह के प्रकार भी दिए गए हैं। अगर आप इस के आधार पर समूह बनाएंगे और कार्य करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे एकल शिक्षक प्राथमिक विद्यालय है तो यहाँ समूह 1 कक्षा 1 व 2 का बनाना है, समूह 2 जिसमें कक्षा 3 से 5 का बनाना है, और इस समूह 2 में कम दक्ष विद्यार्थी यानी 60% से कम अंक लाने वाले विद्यार्थी होंगे, और समूह 3 में जो है वो अधिक दक्ष विद्यार्थियों को रखना है। इसी प्रकार 2 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय के लिए भी समूहन जो दिया गया है, 3 शिक्षक प्राथमिक विद्यालय, 2 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय, 3 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय। ये विभाग ने हमारे सुविधा के लिए जो है समूहन भी जारी कर दिया है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि हमारे विद्यालय के जो विद्यार्थी है उनके लिए किसी अलग समूह की आवश्यकता है तो वो भी आप कर सकते हैं। नीचे आगे 4 शिक्षक उच्च प्राथमिक विद्यालय का समूहन भी दिया गया है। ये बात हुई समूहन की। अब बात करते हैं आकलन की। आकलन में हमें रेमेडिएशन कार्यक्रम में शिक्षण के उपरांत कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों की दक्षता प्राप्ति का आकलन व आगे के कार्यक्रम संचालन हेतु निर्धारित कार्यक्रम के तहत हमें आकलन करवाना है। अब इस वर्ष ये 3 दक्षता आधारित आकलन किए जाएंगे। कक्षा 1 से 4 के 3 दक्षता आधारित ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3, लेकिन कक्षा 5 और कक्षा 8 जो बोर्ड कक्षाएं हैं उसमें 2 दक्षता आधारित आकलन है वो विद्यालय स्तर पर होंगे, और तीसरा जो दक्षता आधारित आकलन है वो उनकी जो बोर्ड परीक्षा होती है उसके आधार पर होगा। तो कक्षा 1 से 4 और कक्षा 6 व 7 का 3 दक्षता आधारित आकलन हमें ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 लेना है। इनका जो समय है वो भी निर्धारित कर दिया गया है। बेसलाइन आकलन में हमें क्या करना है, जैसा कि हमने अभी ऊपर देखा 10 जुलाई तक यानी 1 जुलाई को विद्यालय प्रारंभ होगा, तो विद्यालय प्रारंभ होने के 10 दिवस के भीतर विद्यार्थियों के लर्निंग लेवल की जांच करनी है, और ये जांच वर्कबुक में 10 अभ्यास वर्कशीट के बाद जो बेसलाइन आकलन दिया गया है उसके द्वारा करनी है। इस बेसलाइन आकलन में विद्यार्थी का जो प्रदर्शन है वो वर्कबुक में रिकॉर्ड संधारण भी करना है। इस बेसलाइन आकलन को आप वर्कबुक से फाड़कर उसके पोर्टफोलियो में भी लगा सकते हैं, और 15 जुलाई तक इसकी जो फीडिंग है वो हमें शाला दर्पण पर करनी है। ये यदि जुलाई में विद्यार्थियों को वर्कबुक उपलब्ध नहीं हो पाती है तो समसा की जो वेबसाइट है वहाँ से आप बेसलाइन जो असेसमेंट है उसको जो PDF है उसको डाउनलोड कर लें और विद्यार्थियों का बेसलाइन टेस्ट जो है वो ले लें और समूहीकरण कर लें। अब आगे रचनात्मक आकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट है। 4 से 5 वर्कशीट को पूरा करने के बाद विद्यार्थियों का रचनात्मक आकलन करना है, यानी कि 1 सप्ताह में हमें 5 वर्कशीट करवानी है, और फिर जो है नेक्स्ट जो भी मंडे है या सैटरडे है उसको हम कक्षा जो भी 1 से 8 तक है सोमवार से शुक्रवार तक हम 5 वर्कशीट कराकर और शनिवार को उनका रचनात्मक आकलन ले सकते हैं। इसे सप्ताह के अंत में कराया जाना है, जिससे शिक्षक को यह पता चले कि सप्ताह में कराया गया जो अध्ययन है वो विद्यार्थियों को कितना समझ में आया। अब ये जो रचनात्मक आकलन है ये विद्यालय स्तर पर ही लेना है। इसका कोई रिकॉर्ड जो संधारण है वो वर्कबुक में ही करना है, लेकिन डाटा एंट्री ऑनलाइन नहीं करनी है। योगात्मक आकलन यानी समेटिव असेसमेंट ऐसे 1, ऐसे 2 और ऐसे 3 जो हैं वो
जो है हमें योगात्मक आकलन के भी इस बार दो भाग किए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 है वो बिहाइंड ग्रेड की दक्षताओं पर आधारित है और इसमें 10 से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जो विभाग हमें उपलब्ध करवाएगा और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर है OMR शीट में विद्यार्थियों को देना है। यहाँ ध्यान दे ले कि जो योगात्मक आकलन प्रपत्र है उसके दो भाग हैं, भाग 1 और भाग बी। ए और बी दो भाग है। भाग ए में बिहाइंड ग्रेड दक्षताओं पर आधारित 10 से 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और यहाँ ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इनके उत्तर हमें OMR शीट में विद्यार्थियों से लेने हैं और शिक्षक है इनके लिए एक ऐप जारी किया जाएगा। इस पर इस OMR शीट को स्कैन करना है जिससे ऑटोमेटिक डाटा एंट्री हो जाएगी। अब जो भाग बी है उसमें ग्रेड स्तरीय दक्षताओं पर आधारित प्रश्न होंगे यानी 8 ग्रेड और इसका निर्माण शिक्षक को स्वयं के स्तर पर करना है और उत्तर पुस्तिका की जांच है वो भी शिक्षक को करनी है, लेकिन इसकी एंट्री शाला दर्पण पे नहीं करनी है। इसकी एंट्री शाला दर्पण पे हमें करनी है। योगात्मक आकलन उत्तर पुस्तिका प्रिंटिंग और वितरण के लिए जो समसा है नोडल एजेंसी है यानी समसा ये कार्य करेगी। अब है पेरेंट्स टीचर मीटिंग और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। विद्यार्थियों में हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए हमें विद्यार्थी के जो अभिभावक है उनकी भी सक्रिय भागीदारी है, उनके जो आकलन है उसमें करनी है। डिजिटल रूप से समग्र रिपोर्ट कार्ड हम ऐप के माध्यम से तैयार करेंगे और जब भी पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है उसमें ये साझा करने हैं अभिभावकों के साथ। ये डिजिटल रूप से जो रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे इसमें शिक्षकों का बाहर भी जो कार्यभार है वो कम हो जाएगा और उनको जो PTM है उसमें चर्चा के लिए अधिक समय मिल पाएगा। प्रत्येक विद्यार्थी का जो डिजिटल रूप से तैयार शाला दर्पण से डाउनलोड किया हुआ होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड है वो हमें विद्यार्थी के अभिभावकों को जो है प्रदान करना है, उनकी दक्षताओं से अवगत करवाना है और यदि उसमें कोई सुधार करना है तो उसको भी हमें विद्यार्थी के अभिभावकों को बताना है और उन्हें जागरूक करना है। दक्षता आधारित जो समग्र आकलन यानी ऐसे हैं उनकी जो प्रगति है उसको हमें विद्यार्थी के अभिभावकों के साथ साझा करना है और इनका जो हमें आयोजन करेंगे वो शिविरा पंचांग में दिया गया है कौन कौन से महीने में ये करना है। अब अगला बिंदु है शिक्षक क्षमता संवर्धन, क्योंकि विद्यार्थियों में लर्निंग लेवल जो है वो उनके 8 ग्रेड तक लाना है। इसके लिए शिक्षक को उसकी कक्षा के बारे में डेटा आधारित निर्णय लेने में सशक्त बनाना, स्वयं शिक्षक पहल करने के लिए प्रेरित हो सके ये कार्य करना, समूह निर्माण कर सके, गतिविधि आधारित शिक्षण करवा सके और विषय वस्तु में दक्षता की पहचान कर और विद्यार्थियों को उसके योग्य बनाना, ये सारे कार्य हैं। इनका भी जो क्षमता अभिवर्धन है शिक्षक के लिए करने का जो कार्य है विभाग करेगा। इसमें दो माध्यम रहेंगे इसके, एक शिक्षक ऐप है, शिक्षकों के लिए एक ऐप बनाया जाएगा जिसमें योगात्मक मूल्यांकन का प्रदर्शन है, जैसा कि OMR शीट है उसको ऑनलाइन करना है, वो कार्य है शिक्षक है इस पर करेंगे। और दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण जो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से हो सकता है और इसका आयोजन RSCERT उदयपुर है वो करेगी। तो साथियों SKBK यानी शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम है, उसका जो प्रभावी प्रबोधन हो सके, कार्यक्रम के क्रियान्वयन की योजना बनानी, वर्कबुकों की पहुंच सुनिश्चित करनी और वर्कबुक की पहुंच होने तक यानी जब तक वर्कबुक नहीं पहुंचती है वर्कशीट्स को डाउनलोड करके अध्ययन प्रारंभ करवाना, ये सारे कार्य हैं। इसके लिए जो JD, CDO, DO, CBO, संस्था प्रधान और अध्यापक है उनको ये कार्य करने हैं ताकि समयबद्ध शिक्षण प्रारंभ हो सके। तो साथियों इस प्रकार से जो शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम आगामी 3 माह की जो कार्य योजना विभाग ने जारी की है इसके अनुसार ही हमें विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य करवाना है। आगे के इसी से संबंधित कुछ वीडियो जिसमें वर्कबुक द्वारा हमें कैसे अध्ययन करवाना है, समय विभाग चक्र जो विभाग ने जारी किया है वो और कुछ और बातों को भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। शिक्षा के बढ़ते कदम
जो विभाग ने 3 महीने की कार्य योजना जारी की है, इसमें जो भी बिंदु है मैंने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है। फिर भी यदि आपके कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, आपकी समस्या का निश्चित ही समाधान किया जाएगा। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टिक करें ताकि नए वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको तुरंत मिल सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलेंगे अगले वीडियो में।